So guys, let's start the new story. You are my peace. मुंबई स्वर्ग हवेली मेंशन का सबसे खूबसूरत और सबसे आलीशान कमरा, जो इस वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि वहां पर एक सुहागरात के हिसाब से सजावट की गई थी। कमरे के बीचों बीच लगा किंग साइज बेड पूरा फूलों से भरा हुआ था। नीचे जमीन पर भी फूल बिखरे हुए थे और साथ ही साथ मोमबत्तियां भी लगी हुई थी जो पूरी रात जलकर खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक चीज थी जो रात से लेकर अब तक खत्म नहीं हुआ था और वो था इंतजार। बेड पर सोई हुई एक लड़की जिसने इस वक्त पीच कलर का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसके गोरे पैरों में पहनी हुई पायल हल्की हल्की छनक रही थी क्योंकि वो लड़की अंगड़ाया लेते हुए उठ रही थी। अपनी नींद से भरी आंखें अंगड़ाया लेकर खोलते हुए उस लड़की ने उस कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। कमरे की साज सजावट देखकर उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखरनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल उसके चेहरे पर मायूसी थी क्योंकि उसकी नजर अपनी बगल की जगह पर थी जहां पर उसके पति को होना चाहिए था, लेकिन उसका पति वहां नहीं था। कुछ पल वो उस जगह को देखती रही और फिर हल्का सा मुस्कुराकर अपने पैर बेड से नीचे रखते हुए जमीन पर खड़ी हुई। करीबन 21 से 22 साल की वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। गहरी काली आंखें, पतले गुलाबी होंठ, होठों के बीच झलक दे रहे टेढ़े मेढ़े दांत और नाक में पहनी हुई गोल्ड की नोज रिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर कल रात दुल्हन का श्रृंगार किया गया था जो हट चुका था, लेकिन एक चीज उसके चेहरे से अभी तक बिल्कुल नहीं हटी थी और वो था उसके चेहरे का नूर। नूर सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं बल्कि उसका नाम भी नूर था। बेड से उतरकर वो आगे कहीं जाती, उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आहट पाकर उस लड़की ने जल्दी से नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट 3 इंच थी। फेयर कलर और कानों में ब्लैक रिंग पहने वो तकरीबन 28 ईयर्स का दरवाजे पर खड़ा इंसान नहीं आग लग रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं थे। नूर उस शख्स की तरफ देख रही थी, लेकिन वह शख्स ने अभी तक नूर की तरफ नहीं देखा था। वह कमरे के अंदर आया और अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। नूर धीमे धीमे कदमों से उस शख्स के पास आई और फिर अलमारी पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कोट। नूर की बात सुनकर उस शख्स ने नूर की तरफ देखा और फिर बड़ी ही सर्द आवाज में बोला, डू यू वांना हेल्प मी? नूर ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो उस शख्स के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। वो नूर की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कोट। उसकी बात सुनकर नूर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी तो वो शख्स एक बार फिर से बोला, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो या मुझे जानती हो? नूर ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो शख्स बोला, तो बताओ मैं कौन हूँ? कोट। नूर को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस शख्स की तरफ देखते हुए बोली, आप आहार्य। एग्जैक्टली। आहार्य खुराना का नाम लेने की भी औकात नहीं है तुम्हारी और तुम उससे पूछ रही हो कि तुम उसकी कोई मदद करो। आहार्य उसे बीच में अटक अटक कर बोलते हुए देख बोला। नूर मायूसी से उसे देखने लगी। आहार्य तिरछा मुस्कुराया और बोला, मेरी शादी हुई है तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीवी बनकर मेरे आसपास घूमती फिरो। ये बीवी वाले फर्ज, हक और बाकी सब बकवास मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। आहार्य खुराना से शादी कर तुम इस घर में तो आ गई हो, लेकिन तुम्हें रहना अपनी औकात में ही है, अंडरस्टैंड? कहकर उसने कबर्ड बंद किया और सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। नूर बस उसे जाते ही देखती रह गई। उसने बेड को ठीक किया और फिर बाकी कमरे को भी समेटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और आहार्य बाहर आया। इस वक्त उसने एक ब्लू कलर का बाथरोब पहना हुआ था। वो चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा था कि टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजा। फोन पर मौलिक नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर आहार्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। उसने फोन रिसीव किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही मौलिक बोला, सॉरी बॉस आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। आहार्य मुस्कुराया और बोला, तो देरी किस बात की? अरेंजमेंट करो। आहार्य खुराना अपने उसूलों के हिसाब से वक्त खत्म होने से पहले पहुंच जाएगा, कहकर उसने फोन काट दिया। नूर कुछ ही दूरी पर खड़ी उसे देख रही थी। उसे देखते हुए उसका गला सूख रहा था।
उसे आहार्य से कुछ बात करनी थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, पर अब बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत करते हुए उसने अपने कदम आहार्य की तरफ बढ़ाए और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आहार्य जो अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था, उसने नजरें उठाकर नूर की तरफ देखा और फिर बोला, एक बार में एक बात समझ नहीं आती क्या? कहा था ना यूं बार बार मेरे सामने मत आना। कहते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। नूर को उससे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे देखते हुए बोली, आपके सामने नहीं आऊंगी तो आपके साथ कैसे रहूंगी? शादी हुई है हमारी तो हमेशा तो रहना होगा। उसकी बात सुनकर आहार्य हंसा और बोला, इतना ड्रामा कैसे कर लेती हो? शक से इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती जितना बनने की कोशिश करती हो, या फिर मुझे ही बेवकूफ बना रही हो? तुम साथ रहने की बात कर रही हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। हटो मेरे रास्ते से और आइंदा मुझसे एक दूरी बनाकर रहना। कहते हुए उसकी बेहद सर्द नजरें नूर पर थी। नूर बड़ी ही मायूसी से उसे देख रही थी। आहार्य अपनी बात कहकर आगे चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन नूर की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। नूर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अगर मेरी मौजूदगी से ही इतनी नफरत थी तो मुझे अपनी बीवी बनाकर अपने घर ही क्यों ले आए? उसके सवाल सुनकर वापस से उसकी तरफ घुमा। नूर का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन अब वो भी आहार्य की तरफ घूम गई। वहीं दूसरी तरफ नरक हवेली, एक लड़की एक सैटिन नाइट ड्रेस में एक लड़की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। उसके बिखरे हुए बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे और दिखने में वो खूबसूरत जहर लग रही थी। सीढ़ियों से उतरकर वो सामने बने बार काउंटर की तरफ आई, जहां पर सामने वॉल पर ना जाने कितनी ही तरह की अल्कोहल और वाइन रखी हुई थी। वो आकर अपनी चेयर पर बैठी और सामने काउंटर पर रखी हुई थी सिगरेट की डिब्बी में से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाते हुए अपने होठों में दबाकर पीने लगी। तभी सर्वेंट की ड्रेस में एक लड़की उसके पीछे आकर खड़ी हुई और धीमे से बोली, अनामिका मैम। आगे जारी है। सो गाइस, ये रहे आपके आहार्य खुराना और नूर। वेल, मैं अनामिका को भी साथ ही ले आई, फ्री पैकेज। कहानी पूरी बदल चुकी है, पर उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगी। अध्याय 2, द हेल मैंशन। रेड कलर की सैटिन नाइट ड्रेस पहने एक लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरी और फिर सामने बने बार काउंटर की तरफ गई, जो कि द हेल मैंशन का सबसे खास एरिया था। वहां पर एक बहुत बड़ा प्राइवेट बार बना हुआ था। सामने वॉल पर महंगी से महंगी अल्कोहल और वाइन की बोतल रखी हुई थी। वो लड़की आई और वहां पर एक राउंड चेयर पर बैठ गई। सामने ही सिगरेट की डिब्बी और लाइटर वगैरह रखा था। उसने एक सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर अपने होठों में दबा ली और कश भरने लगी। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। एक सर्वेंट अपने हाथों में एक ट्रे लिए खड़ी थी और अभी अभी उसने उस चेयर पर बैठी लड़की को पुकारा था, गुड मॉर्निंग अनामिका मैम। अनामिका ने चेयर पर रोटेट होते हुए अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाया और फिर उस सर्वेंट को ध्यान से देखने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, तुम यहाँ पर न्यू हो क्या? यस, यस मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, उस सर्वेंट ने कहा। अनामिका तिरछा मुस्कुराए और बोली, और आज ही तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। उसे सर्वेंट का चेहरा उतर गया। उसने बहुत सुना था हेलमैन सायन के बारे में, और यहाँ पर जितनी सैलरी उसे मिलने वाली थी, आज तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। वो डरते हुए बोली, पर माम मेरी गलती क्या है? उसकी बात सुनकर अनामिका एक बार फिर से मुस्कुराए और ट्रे की तरफ देखने लगी, जहां पर ग्रीन टी का कप रखा हुआ था। उसने वो ग्रीन टी का कप उठाया और सारा उस सर्वेंट के हाथ पर उड़ेल दिया। वो सर्वेंट एकदम से चीखने लगी। उसके हाथों से वो ट्रे गिर गई और वो अपने दूसरे हाथ से वो जलता हुआ हाथ पकड़कर रोने लगी। जलन से उसकी जान निकल रही थी। अनामिका उसे रोते हुए देख मुस्कुराए और बोली, शायद अब तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आ जाए। वो सर्वेंट रोते हुए अनामिका को देख रही थी। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी क्या गलती है जिसकी सजा में उसका हाथ जला दिया गया। अनामिका चेयर से और फिर बिल्कुल उसके करीब आकर उसके चेहरे पर अपनी गहरी नजर डालते हुए बोली, अनामिका का नाम लेने के लिए औकात होना बहुत जरूरी है। तुम जैसे नाली के कीड़े मकोड़े सिर्फ इस मेंशन की साफ सफाई के लिए हो। तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम अनामिका के लिए ग्रीन टी सर्व करो, और वो भी उसका नाम लेकर। सो नाउ जस्ट गेट लॉस्ट।
कहते हुए उसने अब बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसे सर्वेंट को देखा तो वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई और फिर अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। अनामिका उसे जाते देख बोली, ब्लडी लूजर। कहकर वो दोबारा अपनी चेयर पर बैठने ही वाली थी कि अचानक से ही किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो घूमकर उस शख्स के सामने खड़ी हुई और उसे देखते हुए, गुड मॉर्निंग माय लव। रितेश मुस्कुराया और फिर उसके गाल को चूम कर बोला, गुड मॉर्निंग। कहते हुए वो सामने चेयर पर बैठ गया। अनामिका भी आकर अपनी चेयर पर बैठी और फिर वहां साइड में रखी हुई एक वाइन बोतल में से अपने और रितेश के लिए ग्लासेस में वाइन डालने लगी। रितेश उसे देखते हुए बोला, मुझे तो लगा आज तुम काफी बिजी होगी, कुछ खास तैयारियां कर रही होगी। कल तुम्हारे पुराने पतिदेव की ग्रैंड वेडिंग हुई है तो तुम उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हुए वो भी अपने लिए सिगरेट जला रहा था। अनामिका ने वाइन का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, सेलिब्रेशन तो होगा माय लव। रितेश ने वो ग्लास लिया और बोला, लेकिन कैसे? अनामिका ने अपना वाइन का गिलास अपने होठों से लगाया और बोली, सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज। ऐसा सरप्राइज कि वो आहार्य खुराना इस सरप्राइज को अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। स्वर्ग हवेली। नूर की बात सुनकर आहार्य के कदम रुक चुके थे और वो पीछे की तरफ घूमकर उसे देख रहा था। नूर भी उसकी तरफ मुड़ी और फिर उसे देखने लगी। आहार्य का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। नूर उसे देखते हुए उसके करीब आई और एक बार फिर से पूछने लगी, बताइए ना, जब आप इतनी ही नफरत करते हैं मुझसे, तो मुझसे शादी क्यों की? आहार्य व्यंग के मुस्कुराया और बोला, क्या तुम नहीं जानती इस शादी की सच्चाई? नूर उसे देखते हुए बोली, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी शादी हुई है आपसे, मैं बीवी हूँ आपकी। और जबरदस्ती शादी नहीं की है मैंने आपसे, आपने खुद मेरे लिए अपना रिश्ता भेजा था। मैं तो आपको जानती तक नहीं थी, मेरे लिए तो आप सिर्फ। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे की तरफ से एक बड़ी ही प्यारी आवाज आई। नूर ने उस आवाज को सुनकर जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा। आहार्य की नजरें भी दरवाजे पर जा चुकी थी। एक 3 साल की बड़ी ही प्यारी और मासूम सी बच्ची दरवाजे पर खड़ी थी। नूरी, पुकारते हुए उसने अपने होंठ खोले तो अंदर से झांक रहे छोटे छोटे मोतियों जैसे दांत दिखाई दिए। नूरी, एक बार फिर से बोलते हुए वो लड़की मुस्कुराए और जल्दी से नूर की तरफ भागी, लेकिन अचानक ही वो लड़खड़ा गई और वो गिरती। उससे पहले ही नूर ने उसे संभाल लिया था और साथ ही साथ आहार्य ने भी। नूर और आहार्य दोनों के हाथ सुकून से लिपटे हुए थे। सुकून खुराना, 3 साल की वो बेहद खूबसूरत और मासूम सी बच्ची आहार्य खुराना की बेटी थी। नूर के हाथों पर अपने हाथ महसूस कर आहार्य ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन नूर का ध्यान उस तरफ था ही नहीं, उसकी तो सांसें तेजी से बढ़ी हुई थी। वो सुकून को अपनी बाहों में समेटे हुए बोली, अब ऐसे कैसे भाग सकते हैं बच्चा, अगर अभी आपको चोट लग जाती तो? आप जानते हैं ना आप भाग नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि आहार्य गुस्से से चिल्लाया, मेरी बेटी भाग सकती है। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर नूर ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। ओफो, डैड आप फिर से गुस्सा करने लगे। कहते हुए सुकून नूर की बाहों में से निकलकर आहार्य के सामने आकर खड़ी हो गई। आहार्य उसे अपनी गोद में उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन सुकून पीछे की तरफ हो गई और बोली, नो डैड मैं आपके पास नहीं आऊंगी, पहले आप नूरी से सॉरी बोलिए और प्रॉमिस कीजिए कि आप दोबारा गुस्सा नहीं करेंगे। सुकून, आहार्य और नूर दोनों एक साथ बोले। एक साथ बोलने पर आहार्य ने नूर की तरफ देखा, उसी वक्त नूर ने भी अपनी नजरें आहार्य की तरफ उठाए। आहार्य बहुत ज्यादा गुस्से से उसे देख रहा था। उसे गुस्से में देखकर नूर जल्दी से घुटनों के बल बैठी और सुकून की कमर पर अपने हाथ रखते हुए बोली, आपके डैड ने मुझ पर गुस्सा बिल्कुल नहीं किया बच्चे। उनकी आवाज तेज थी बस। नो नूरी, झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ डैड ने तुम पर बहुत गुस्सा किया, इसलिए अब उन्हें तुमसे सॉरी बोलना पड़ेगा, वरना मैं उनसे बात नहीं करूंगी। कहते हुए तो सुकून ने बड़ी ही तिरछी नजरों से आहार्य की तरफ देखा तो आहार्य चौंक गया। उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। अध्याय 3। सुकून की बात सुनकर आहार्य गुस्से से नूर को देख रहा था।
वही नूर भी आहार्य की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर छाए हुए गुस्से को महसूस कर सकती थी। वो वापस सुकून के पास बैठकर उसे अपनी गोद में समेटते हुए बोली, ऐसे नहीं होता है बच्चे, जब कोई गलती करता है तभी माफी मांगते हैं और आपके डैड ने कोई गलती नहीं की इसलिए उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। पक्का? सुकून ने पूछा। नूर मुस्कुराए और फिर उसके माथे को हल्के से चूमकर बोली, पक्का। कोट। सुकून मुस्कुराए और बोली, फिर ठीक है वरना मुझे डर लग रहा था कि कहीं डैड के गुस्सा करने पर तुम मुझे छोड़कर नहीं चली जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बोलते हुए सुकून ने अपनी छोटी छोटी सी बाहें नूर की गर्दन पर लपेट दी। नूर ने अपनी नजरें उठाकर आहार्य की तरफ देखा जिसका चेहरा फिलहाल गुस्से से जल रहा था। उसने वापस सुकून के चेहरे को अपने हाथों में थामा और फिर बड़े प्यार से बोली, मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ, अभी आप दादी माँ के पास जाओ। सुकून ने बड़े ही प्यार से ओके कहा और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नूर अपनी जगह से खड़ी हुई ही थी कि आहार्य ने बड़ी ही जोर से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए दीवार की तरफ ले गया। नूर एकदम से हैरान रह गई। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप ये? छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। बोलते हुए वो आहार्य की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि उसे सच में दर्द हो रहा है लेकिन आहार्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक झटके से उसने उसका हाथ छोड़ा और फिर अपने दोनों हाथों को उसके आसपास दीवार पर लगाकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, शादी होते ही तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कोट। नूर अपने हाथ की तरफ देख रही थी जहां पर आहार्य की पांचों उंगलियों के निशान छप चुके थे। वो दर्द से कराहते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या किया है? आहार्य व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है? इस घर में आते ही मेरी बीवी बनते ही तुमने मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर नूर हैरान रह गई। वो आहार्य की तरफ देखते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द और नहीं कहोगी तुम। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो तुम कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर बात मेरी बेटी की नहीं होती तो तुम जैसी लड़की आज मेरी ही बीवी बनकर मेरे ही कमरे में मेरे सामने खड़ी नहीं होती। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारी हर बदतमीजी और तुम्हारी हर घटिया हरकत को बर्दाश्त करूंगा। मेरी बेटी और मेरे बीच दीवार लाने की कोशिश भी मत करना वरना जहां से उठाकर लेकर आया हूँ वहीं पर पटक भी आऊंगा। उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर नूर की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ कहने को हुई लेकिन उससे पहले ही आहार्य ने उसके आसपास से अपने हाथ हटाए और फिर गुस्से से उसे देखते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। नूर बस उसे जाते ही देखते रह गई। कुछ देर बाद आहार्य अच्छे से रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर आया। अभी वो ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ा ही हुआ था कि उसका फोन बजा। खुद को मिरर में देखते हुए उसने अपना फोन ब्लूटूथ के जरिए रिसीव किया और ऑन कॉल बोला, यस। कोट। सामने से मौलिक ऑन कॉल बोला, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। आहार्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो ऑन कॉल बोला, तुम्हारे बताने से पहले ही मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सब जानता हूँ और मैं चाहता था कि ये प्रॉब्लम आए। डोंट वरी। आहार्य खुराना जानता है कि लोगों के दांव लोगों पर उल्टे कैसे फेंकने हैं। आई एम नॉट अ एनिमल लवर बट आई लाइक बी एस्टरिस्क। बोलते हुए उसके चेहरे पर वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। नूर कबर्ड की तरफ खड़ी उसे देख रही थी। उसे आहार्य की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई और शायद वो समझना भी नहीं चाहती थी। अभी अभी आहार्य ने उसे जो कुछ भी कहा अभी तक तो उसके दिमाग से वही सब चीज नहीं जा रही थी। उसने अपने कपड़े लिए और फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और फिर आते ही कमरे में अपनी नजरें घुमाने लगी। जैसे ही उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे आहार्य पर गई, उसने जल्दी से अपनी नजरों को घुमाना बंद किया और चुपचाप ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके गीले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे जिनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। इस वक्त उसने एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उसे कल ही उसे आहार्य की मॉम निशा जी ने दी थी क्योंकि आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। वो साड़ी काफी ज्यादा बोल्ड थी। उसका ब्लाउज पीछे से बैकलेस था और कंधे भी बिल्कुल छोटे छोटे थे।
आहार्य ने नजरें उठाकर एक नजर उसे देखा और फिर वापस से अपनी नजरें अपने लैपटॉप पर गड़ा दी। नूर ड्रेसिंग में खुद को देखते हुए अपने बालों को सुलझा रही थी, जिससे उसके बालों से और भी ज्यादा पानी निकल रहा था। आहार्य ने एक बार फिर से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी नजर भी नीचे जमीन पर बिखरे हुए पानी पर गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। नूर अच्छे से तैयार हुई और फिर खुद को एक नजर अच्छे से देखकर अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक ही नीचे पानी बिखरा होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया। वो जोर से चिल्लाई। आहार्य उसके बिल्कुल करीब ही सामने सोफे पर बैठा था। उसने उसे गिरते हुए देखा लेकिन फिर भी अपनी जगह से उठा नहीं, बस लैपटॉप पर अपना काम करता रहा। नीचे जमीन पर गिरी हुई नूर दर्द से कराह रही थी। उसकी कमर पर चोट लगी थी। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी कमर पर हाथ रख अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने आहार्य की तरफ देखा, जो इस वक्त कमरे में इस तरह से बैठा था जैसे वहां पर मौजूद ही ना हो। सामने ही नूर दर्द से चिल्ला रही थी लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ पलों के बाद उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और फिर अपनी जगह से उठकर नूर की तरफ आया। नूर अभी भी नीचे जमीन पर बैठी थी क्योंकि उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। शायद उसकी बैक में स्प्रेन आ गया था। आहार्य मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, पिछले 5 मिनट से तुम यही नीचे जमीन पर बैठी हो। अगर 4 घंटे भी यहाँ पर बैठी रहोगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इस उम्मीद में हो कि मैं आकर तुम्हें अपनी गोद में उठाऊंगा और बिस्तर पर ले जाकर तुम्हारी कमर पर दवा लगाऊंगा तो अपनी गलतफहमी खुद ही दूर कर लो। तुम्हारे इस मासूमियत के जाल में मैं नहीं फंसने वाला। कहते हुए आहार्य पैरों के बल नीचे नूर के बिल्कुल करीब बैठ गया। नूर उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। कई सवाल उसकी आंखों में थे लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही उसे अपनी कमर पर आहार्य का हाथ महसूस हुआ। वो एकदम से सिहर उठी। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह छुआ था। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ गई थी। आहार्य ने उसी जगह पर अपना हाथ रखा हुआ था जहां पर नूर को दर्द हो रहा था। उसने अपने हाथ को हल्का सा दबाया तो नूर एकदम से दर्द से कराह उठी। उसने दर्द से कराहते हुए अपने होंठों को भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। रख अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने आहार्य की तरफ देखा, जो इस वक्त कमरे में इस तरह से बैठा था जैसे वहां पर मौजूद ही ना हो। सामने ही नूर दर्द से चिल्ला रही थी लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ पलों के बाद उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और फिर अपनी जगह से उठकर नूर की तरफ आया। नूर अभी भी नीचे जमीन पर बैठी थी क्योंकि उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। शायद उसकी बैक में स्प्रेन आ गया था। आहार्य मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, पिछले 5 मिनट से तुम यही नीचे जमीन पर बैठी हो। अगर 4 घंटे भी यहाँ पर बैठी रहोगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इस उम्मीद में हो कि मैं आकर तुम्हें अपनी गोद में उठाऊंगा और बिस्तर पर ले जाकर तुम्हारी कमर पर दवा लगाऊंगा तो अपनी गलतफहमी खुद ही दूर कर लो। तुम्हारे इस मासूमियत के जाल में मैं नहीं फंसने वाला। कहते हुए आहार्य पैरों के बल नीचे नूर के बिल्कुल करीब बैठ गया। नूर उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। कई सवाल उसकी आंखों में थे लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही उसे अपनी कमर पर आहार्य का हाथ महसूस हुआ। वो एकदम से सिहर उठी। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह छुआ था। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ गई थी। आहार्य ने उसी जगह पर अपना हाथ रखा हुआ था जहां पर नूर को दर्द हो रहा था। उसने अपने हाथ को हल्का सा दबाया तो नूर एकदम से दर्द से कराह उठी। उसने दर्द से कराहते हुए अपने होंठों को भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे यूं देखकर आहार्य टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। कोट। उसकी बात सुनकर नूर ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और बोली। अध्याय 4। नूर ने दर्द से कराहते हुए अपने होंठों को भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे यूं देखकर आहार्य टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। कोट। उसकी बात सुनकर नूर ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और बोली, लगता है अपने दिल में काफी ज्यादा नफरत समेटे बैठे हैं आप। तभी तो हर चीज आपको गलत दिखाई देती है, पर माफ करिएगा, आप जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन मैंने आपसे शादी कुछ भी सोच समझकर नहीं की। जालसाजी
साजिशें ये शब्द सिर्फ मैंने किताबों में पढ़े हैं, इसीलिए इनका मतलब भी मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर कहूंगी कि अपने दिल में भरे हुए नफरत के दरिया को थोड़ा संभाल कर रखिएगा। कई बार मोहब्बत तूफान ले आती है, बोलकर वो अपनी जगह से उठी। उसका चेहरे पर गजब का नूर था। सिंप्लिसिटी में भी वो कयामत ढा रही थी। उसकी कमर में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन अपने होठों को भींचकर उसने उस दर्द को अपने अंदर ही जब्त कर लिया। वहीं आहार्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ऐसे तूफान लोगों की जिंदगी में आते होंगे, आहार्य खुराना की जिंदगी में नहीं। आहार्य खुराना नफरत से बना है और इसलिए सामने वालों को नफरत ही देगा। कोट। नूर जो दरवाजे की तरफ जा रही थी, आहार्य की बात सुनकर उसके कदम रुक गए, लेकिन उसने आहार्य की तरफ पलटकर नहीं देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। दोनों के चेहरे ही एक दूसरे की तरफ नहीं थे। एक का दीवार की तरफ था तो एक का दरवाजे की तरफ। नूर मुस्कुराते हुए बोली, शादी हुई है हम दोनों की, आपके लिए ये शादी क्या है, क्या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए मेरे पति है आप, और हर पत्नी अपने पति से मोहब्बत की उम्मीद करती है। उम्मीद रखूंगी मैं भी, पूरी करना ना करना आपकी मर्जी, कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। आहार्य ने पलटकर उसकी तरफ देखा, लेकिन तब तक नूर जा चुकी थी। वो टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, कई लड़कियां समझती है कि इतनी भोली भाली और मासूम बातें कर वो सामने वाले को अपना दीवाना बना लेंगी, लेकिन सामने जब आहार्य खुराना हो तो इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत का काल्पनिक शब्दों का आहार्य खुराना की हकीकत की जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं, कहकर वो बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में दरवाजे के पास खड़े होकर उसने अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाई और पीने लगा। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहां पर 11 बज रहे थे। आज 11 उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन वो आराम से बालकनी में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए बोला, आहार्य खुराना का वक्त बहुत कीमती है, इसलिए वो अपने वक्त की कीमत लोगों के इंतजार से वसूलता है। कहते हुए उसने अपने होठों में सिगरेट को दबाया और फिर होठों को गोलकर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा। नूर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई तो नीचे आते ही सुकून उसकी तरफ भागते हुए आई। उसके यूं भागने पर जल्दी से नूर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसे देखते हुए बोले, तुम्हें कितनी बार कहा है बच्चे, तुम ऐसे नहीं भाग सकती, अभी तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसी वक्त निशा जी, जो कि आहार्य की माँ थी, वो वहां पर आई और नूर की तरफ देखते हुए बोली, ये तो सब तुम्हारी मेहनत है कि आज सुकून अपने पैरों पर चल तो रही है, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। कहते हुए उन्होंने बड़े ही प्यार से नूर के गाल पर अपना हाथ रखा। नूर मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। तभी कबीर जी, आहार्य के डैड, वहां पर आए और नूर और निशा जी की तरफ देखते हुए बोले, क्या बात, घर में बड़ी शांति है। हमने तो सोचा कल शादी के बाद आज पहली रसोई की रस्म होगी, इसीलिए नाश्ते की टेबल पर आए हैं, और यहाँ तो कुछ तैयारी दिखाई नहीं दे रही। कहते हुए वो भी मुस्कुरा रहे थे। नूर को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होगी। वो निशा जी की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी आंटी, लेकिन मुझे पता नहीं था। आंटी नहीं, मुझे माँ कहकर बुलाओ, निशा जी ने बड़े प्यार से ही उसे टोका। नूर मुस्कुराए और बोली, माँ माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होगी। कोट। निशा जी भी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम जो चाहे बना सकती हो, ज्यादा टेंशन मत लो, चाहो तो एक कप कॉफी ही बना लो। नहीं, मुझे नूरी के हाथ से बना हुआ ऑमलेट खाना है, सुकून ने कहा। नूर ने उसे अपनी गोद में उठाया और मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता बच्चे। तो कोई बात नहीं, डैड तुम्हें सिखा देंगे, सुकून ने कहा। उसी वक्त उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते हुए आहार्य पर गई। आहार्य नीचे आया तो सुकून नूर की गोद से उतरकर जल्दी से आहार्य की तरफ बढ़ी। आहार्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके पैर की तरफ देखने लगा। सुकून का पैर उसके जन्म से ही थोड़ा कमजोर था, इसीलिए वो चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन नूर एक आश्रम में काम करती थी जहां पर उन बच्चों को रखा जाता था जो थोड़े फिजिकली डिसेबल हो, और उसके आश्रम में ना सिर्फ उन्हें रखा जाता था बल्कि उनका इलाज भी किया जाता था और धीरे धीरे ये बीमारी ठीक हो जाती थी।
जब निशा जी और कबीर जी को उस आश्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने जल्दी से वहां पर कांटेक्ट किया। तभी से ही सुकून नूर से घुल मिल गई थी, क्योंकि नूर ही सुकून का इलाज कर रही थी और अब तो वो नूर से इतनी ज्यादा अटैच्ड हो गई थी कि उसके बिना एक पल भी नहीं रहती थी। और इसी बात का फायदा उठाकर निशा जी और कबीर जी ने आहार्य को शादी के लिए मजबूर कर दिया, जबकि आहार्य शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। लेकिन कबीर जी और निशा जी के पास एक ऐसा हथियार था जिसके सामने आहार्य को भी घुटने टेकने पड़े। सुकून ने किसी ना किसी तरह आहार्य को मना लिया था। आहार्य कुछ ज्यादा बड़ी शादी नहीं चाहता था, इसलिए उसने बस सिंपल तरीके से नूर से शादी की। नूर नहीं जानती थी कि आहार्य की जिंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं। सुकून जितना प्यार नूर से करती थी उतना ही प्यार नूर भी सुकून से करने लगी थी, इसीलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। पर ऐसा नहीं था कि उसने शादी सिर्फ सुकून के लिए की। उसके भी दिल में कई उम्मीदें, कई तरंगे थी, पर शादी के पहले ही दिन वो उम्मीदें टूट गई जब शादी के बिल्कुल बाद ही आहार्य मंडप से चला गया और सुहागरात पर भी नहीं आया। सुकून आहार्य का चेहरा अपने हाथों में थामे हुए बोली, डैड प्लीज आप नूरी की मदद करो ना। उसे ऑमलेट बनाना नहीं आता, लेकिन आप तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते हो। प्लीज उसे ऑमलेट बनाना सिखा दो। कोट। उसकी बात सुनकर आहार्य ने नूर की तरफ देखा। उसकी नजर खुद पर पकड़ नूर ने जल्दी से अपनी नजर उसे पर से हटा ली, वरना अभी तक वो एकटक आहार्य को देख रही थी और ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। आहार्य ने बड़े ही प्यार से सुकून के गाल को चूमा और फिर प्यार से बोला, सॉरी बच्चे, लेकिन अभी फिलहाल डैड को कुछ जरूरी काम से जाना है, लेकिन जल्द ही डैड वापस आ जाएंगे तो खुद अपने हाथों से आपको ऑमलेट बनाकर खिलाएंगे। सुकून ने मुंह बनाया और उसकी गोद से उतर गई। नूर एक बार फिर से आहार्य को देखने लगी थी। अभी तक उसने सिर्फ आहार्य को गुस्से में देखा था। सुकून का इलाज करते वक्त भी नूर उससे बहुत कम मिली थी, बस कभी कभी उसे दूर से देखा था, इसीलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। पर आज सुबह उसका जो रवैया था उसके बाद उसे वो गुस्से में जलता हुआ आग का गोला महसूस हो रहा था। निशा जी आहार्य को देखते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन आहार्य बिना कुछ सुने ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया और देखते ही देखते बाहर भी निकल गया। पार्किंग एरिया में उसकी गाड़ी पहले ही तैयार खड़ी थी। उसके बैठे ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। दो तरफ चेयर्स लगी हुई थी, एक तरफ कोई भी नहीं था तो दूसरी तरफ अनामिका एक ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस पहने हुए बैठी थी। उसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था और होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगी हुई थी। इस वक्त वह सच में बेहद कातिलाना लग रही थी, इरादों से ज्यादा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन खतरनाक थे। मीडिया वाले उसके सामने खड़े थे और उसे देखते हुए सवाल पूछ रहे थे। बताइए मिस अनामिका, मिस्टर आहार्य खुराना की शादी की बात सुनकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको कोई पछतावा हो रहा है? क्या आपने उनकी जिंदगी में आई उनकी नई लाइफ पार्टनर को देखा है? उनकी शादी को लेकर आपके दिल में क्या है? क्या आप उनकी शादी से खुश हैं? उन सभी सवालों को सुनकर अनामिका के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। उसे बेसब्री से आहार्य का इंतजार था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो जानती थी आहार्य को और उसकी आदतों को भी। उसे पता था आहार्य इतनी जल्दी नहीं आने वाला, लेकिन अब उससे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। मीडिया वाले ने एक बार फिर से सवाल पूछा, बताइए ना मिस अनामिका, क्या मिसेज खुराना को अब आप खुद से कंपेयर करती हैं? आपको क्या लगता है कि वो आपसे बेहतर लाइफ पार्टनर है? तभी एक आवाज वहां पर गूंजी, आहार्य खुराना की जिंदगी कोई सकस नहीं है जो कोई भी एरा गैरा आ जाएगा। उसकी जिंदगी में जो लोग होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, और जो उसकी जिंदगी से बाहर निकाले लोग होते हैं वो लोग कंपेयर करना तो दूर ऑप्शन लिस्ट में भी नहीं होते। बोलते हुए आहार्य अंदर की तरफ आ रहा था। उसे देखकर सभी मीडिया वाले जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गए और अनामिका अकेली खड़ी रह गई तो उसे देखते हुए आहार्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आगे जारी है। सॉरी रिया, आई नो आप सब लोगों को एक्स्ट्रा अफेयर विद बिलेनियर स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि पॉकेट नोवेल वालों को उस स्टोरी से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, पर कोई बात नहीं। आहार्य और नूर की केमिस्ट्री आपको इस स्टोरी में भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि उनकी शख्सियत अभी भी वही है और उन्हें लिखने वाली थी। और हाँ, अभी सिर्फ शुरुआत है। होप फॉर द बेस्ट।
अध्याय 5। जैसे ही आहार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आया, पूरी मीडिया उसकी तरफ दौड़ी आई, जिससे अनामिका अपनी जगह पर अकेली बैठी रह गई। आहार्य को की बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आहार्य अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अंदर की तरफ आया और फिर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, लगता है लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है। हाँ, होगा भी क्यों नहीं, आखिर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में तो कुछ इंटरेस्टिंग है भी नहीं। बोरिंग पीपल, बोरिंग लाइफ। अनामिका उसे ही देख रही थी। वो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आई और फिर उसके बिल्कुल सामने खड़ी होकर बोली, क्या करूं, तुम हो ही इतने इंटरेस्टिंग की ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ। आहार्य मुस्कुराया और बोला, तो खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखो। क्योंकि आहार्य खुराना बदतमीजी एक हद तक बर्दाश्त करता है। हद से बाहर जब कोई चीज जाती है तो आहार्य खुराना की हद भी हद में नहीं रहती। अनामिका मुस्कुराए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम्हारा यही अंदाज तो मुझे पागल करता है। पर ये बताओ कि इस शादी से कितना खुश हो तुम। 1 सेकंड, लगता है मैंने गलत सवाल पूछ लिया। कहते हुए अनामिका ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और फिर उसके थोड़ा और करीब आकर उसकी गर्दन के पीछे अपनी उंगलियां रखते हुए बोली, ये बताओ डिवोर्स कब ले रहे हो। कोट। उसकी बात पर आहार्य ने गुस्से से उसे देखा। मीडिया वाले उन दोनों को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे थे। अनामिका मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, हम दोनों को कोई पर्सनल बात करनी है। कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़े अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने अपना हाथ आहार्य के सीने पर रखा हुआ था। लगता है अभी भी आप दोनों के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री है मिसेज खुराना, एक मीडिया वाले ने कहा तो आहार्य गुस्से से चिल्लाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये मिसेज खुराना नहीं है, अगर अपना काम नहीं करना आता तो छोड़ दो, वरना बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है तुम्हें। कहते हुए उसके लहजे में एक धमकी थी। उस मीडिया वाले ने जल्दी से अपनी गलती समझी और आहार्य की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी सर, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कहकर उसने अपना सर भी झुकाया। अनामिका मुस्कुराए और फिर आहार्य की तरफ देखते हुए बोली, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, एक्स हबी ऐसी भी क्या गलती कर दी उसने। आखिर मिसेज खुराना तो मैं हूं ना। हूं नहीं थी, किसी वक्त पर तुम मिसेज खुराना थी, लेकिन अब इस नाम पर तुम्हारा कोई हक नहीं। आहार्य गुस्से से बोला। अनामिका उसके कंधे को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, हक लेने में वक्त ही कितना लगता है, कुछ वक्त साथ गुजार लेने से सभी हक वापस मिल जाते हैं। और वैसे भी इस नाम के साथ सिर्फ मेरा नाम अच्छा लगता है, मिसेज अनामिका आहार्य खुराना, और मुझे नहीं लगता और कोई इस नाम के काबिल है। उसकी बात सुनकर आहार्य हंसा और बोला, आज भी तुम्हें मेरे नाम की जरूरत पड़ती है, तभी तो हर जगह पर मेरे नाम का इस्तेमाल करती हो। लगता है रितेश तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा या तुम्हारी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा। हुए उसने उसकी गर्दन पर अपनी गहरी नजर डाली तो अनामिका के आहार्य के कंधे पर चलते हुए हाथ एकदम से रुक गए। आहार्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स एक्स वाइफी, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, बस तुम्हारी चॉइस की बात कर रहा हूँ। तुम अनामिका खुराना तो बन गई थी, लेकिन कुरानस में जो बात होती है वो बात तुम में कभी नहीं आ पाई। तुम्हारी चॉइस पहले भी बहुत ज्यादा लो स्टैंडर्ड थी और आज भी उतनी ही लो स्टैंडर्ड है। वेल, मुझे तुम्हारी चॉइस में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात करने आया हूँ, सो एक्सक्यूज मी। कहते हुए उसने अनामिका के हाथ को अपने कंधे से हटाया और फिर मीडिया वालों की तरफ देखने लगा। मीडिया वाले उन दोनों की फोटो क्लिक करने में लगे हुए थे। आहार्य की नजरें खुद पर पाकर सभी ने अपने कैमरा में तस्वीरें लेनी बंद की और फिर उससे सवाल पूछने शुरू किए, पर आहार्य ने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी बात कही। लगता है आहार्य खुराना और उसकी पर्सनल लाइफ दोनों ने ही लोगों की नींद उड़ा रखी है। वेल, क्या कर सकते हैं, आहार्य खुराना चीज ही ऐसी है। आप लोग मेरी शादी के बारे में जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप सब लोगों को उसका जवाब मिलेगा। बहुत जल्द मैं अपनी वाइफ को आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। बट होप सो तब तक आप किसी अरे यार ऐसे मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस ना करें, अगर करते भी है तो आई डोंट केयर। कुत्तों का काम भौंकना होता है और आहार्य खुराना शेर है जो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता। उसकी बातें सुनकर अनामिका गुस्से से तिलमिला रही थी। उसकी
जहां उगलती हुई नजरें आहार्य पर थी और वो गुस्से में कांप रही थी। आहार्य मुस्कुराते हुए आगे बोला, मैं बहुत जल्दी अपनी शादी की एक रिसेप्शन पार्टी अरेंज करता हूँ, जिसमें आप सब लोग की इनवाइटेड। अभी वो बोल ही रहा था कि अनामिका आगे आई और उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। आहार्य ने अपनी गहरी नजरों से उसे देखा। अनामिका मुस्कुराए और मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, भले ही हम दोनों का डिवोर्स हो गया है लेकिन आप हम लोगों की केमिस्ट्री तो देख ही सकते हैं। आहार्य और मेरे बीच रिश्ता चाहे हो या ना हो लेकिन हम दोनों आज भी उतने ही करीब हैं। कहते हुए उसने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ एक बार फिर से आहार्य को देखा। आहार्य समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहती है। अनामिका दोबारा मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, मैं आहार्य के लिए बहुत खुश हूँ, इसीलिए उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उसकी शादी की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी देना चाहती हूँ जिसमें आप सब लोग इनवाइटेड होंगे और आहार्य खुराना और उसकी बीवी भी। आई होप किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। आहार्य के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अनामिका की तरफ देखते हुए बोला, लगता है मेरी शादी से कुछ ज्यादा ही खुश हो गई हो तुम। अनामिका मुस्कुराकर बोली, मेरी खुशी का तो तुम कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते एक्स हबी। लेकिन अगर तुम पार्टी में नहीं आए तो मैं समझेंगी कि अपनी शादी से तुम भी खुश नहीं हो। आहार्य तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं जरूर आऊंगा एक्स वाइफी। तुम जश्न मनाओ और उस जश्न को मातम में बदलने के लिए मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है। कहकर उसकी वो मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने सामने मीडिया वालों की तरफ देखकर एक्सक्यूज मी कहा और वहां से चला गया। अनामिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसके एक्सप्रेशन देखकर ही पता चल रहा था कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से से कांपते हुए मन ही मन बोली, इस बार जश्न तुम्हारा है तो उस जश्न का मातम भी तुम्हारा होगा। अनामिका नाम है मेरा। जो बर्बाद नहीं करती बर्बाद ए मंजर लाती है। अगर तुम्हारी इस शादी की भी धज्जियां ना उड़ा दी तो मैं भी अनामिका नहीं। कहते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे। स्वर्ग हवेली। चेयर पर बैठे सुकून ने मुंह बनाया हुआ था। नूर उसके पास ही खाने की प्लेट लिए बैठी थी जिसमें मैगी थी, लेकिन सुकून अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी। नूर उसे देखते हुए बोली, बच्चे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज खा लो ना थोड़ा सा। सुकून ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और बोली, नहीं, जब तक आप मुझे ऑमलेट बनाकर नहीं खिलाओगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नूर ने बेचारगी से उसे देखा और बोली, लेकिन मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता बच्चे, और मुझे तो पता भी नहीं है ऑमलेट बनता किस चीज का है। तो जाओ सीख कर आओ, मुझे नहीं पता, मुझे ऑमलेट ही खाना है। कहते हुए सुकून ने एक बार फिर से मुंह बनाया। नूर मायूसी से बोली, लेकिन किस सीखूं? जिससे भी सीखने जाती हूँ आप उसे मना कर देते हो। अब आप ही बताओ मैं किससे ऑमलेट बनाना सीखूं? डैड, सुकून ने अचानक से कहा और तभी दरवाजे से आहार्य अंदर की तरफ आया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।